समुद्र की बूंदें। एक बुद्धिमान चरवाहा था। चरवाहा वह होता है जो गाय भैंसों भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है और शाम को वापस ले आता है। उस चरवाहे का नाम था यश। यश की बुद्धिमानी की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि हमें लगा तुम्हारे उत्तर ठीक हैं तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। जी महाराज, यश ने कहा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, समुद्र में पानी की कितनी बूंदें हैं? यश ने उत्तर दिया, महाराज, समुद्र में लगातार नदियों का पानी आकर मिलता रहता है, इसलिए बूंदों की सही गिनती नहीं की जा सकती। आप सारी नदियों का पानी रोक दीजिए, मैं तुरंत समुद्र की बूंदें गिनकर आपको बता दूंगा। राजा यह उत्तर सुनकर खुश हुए। अब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? यश ने उत्तर दिया, महाराज, समुद्र में जितनी बूंदें हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। आप नदियों को रोकने का प्रबंध कर दें, मैं आपको गिनकर बता दूंगा। फिर राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छा, यह बताओ कि अनंत काल आने में कितने पल अर्थात कितने सेकंड बाकी हैं? यश ने उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। आप जब नदियों का बहना रोकेंगे तो मैं समुद्र की बूंदें गिनना शुरू करूंगा। एक बूंद को गिनने में मुझे 1 पल लगेगा। जब मैं सारी बूंदें गिन चुकूं तो समझिएगा कि अनंत काल आ गया। यश की चतुराई भरे उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यश से कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमानी हमेशा काम आती है। संगीतज्ञ गधा। एक दिन उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भर कर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्द ही गधा बहुत हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा। एक रात रात्रि भोज के बाद गधा बेहद खुश था और इसलिए उसने सियार से कहा, मित्र, देखो, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जिससे यह रात कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी रात में मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लेकिन सियार ने कहा, अरे मूर्ख मत बनो। अगर तुम गाना गाने लगे तो पास ही सोए हुए किसान जाग जाएंगे, जो उठकर हमें मारेंगे। लेकिन गधा कुछ सुनने के लिए राजी नहीं था। इसलिए उसने कहा, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है मेरे मित्र। आज तुम मेरे गीत सुनोगे तब उसे समझ पाओगे। सियार ने उसे फिर से चेतावनी दी, मूर्ख, अपना गंधर्व राग मत अलापना। मुझे पता है तुम्हारा स्वर मीठा नहीं है। लेकिन गधे ने सोचा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं मीठा नहीं गा सकता, तो आज तुम्हारा यह भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर अपना मुंह किया। गधे को गीत गाने के लिए तैयार होता देख सियार ने कहा, मित्र, तुम्हें जितने गीत गाने हैं तुम गाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ऐसा कहकर वह सरपट दौड़ गया। उधर खेत से गधे की रेंगने की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया और डंडा लेकर उस ओर दौड़ा।
गधा समीप आते खतरे से बेखबर रेंकने में मस्त था। क्रोधित किसान ने गधे को धर दबोचा और अच्छी धुनाई की। दर्द से चिल्लाता हुआ गधा नीचे गिर पड़ा। तब किसान ने उसे रस्सी से बांधकर छोड़ दिया ताकि अगली सुबह आकर उधर से उसकी खबर ले सके। गधे ने किसी तरह अपने आप को बंधन से मुक्त किया और उस जगह पहुंचा जहां सियार उसका इंतज़ार कर रहा था। गधा अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था और सियार की सलाह न सुनने पर शर्मिंदा था। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय पर अपने मित्रों की सलाह सुनना उचित होता है। बुद्धिमान पक्षी। घने जंगल में बरगद का ऊंचा व पुराना पेड़ था। इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली थीं। उसी पेड़ पर जंगली हंसों का झुंड भी रहा करता था। वे सब वहां बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। एक दिन उसमें से सबसे बूढ़े हंस ने देखा कि पेड़ के पास छोटी सी लता उगाई थी। उसने दूसरे पक्षियों से भी इस बारे में बात की। वह लता देख रहे हो, चलो इसे नष्ट कर दें, उसने कहा। दूसरे हंसों ने हैरानी से कहा, इसे नष्ट क्यों करें? इतनी सी लता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बूढ़े सयाने पक्षी ने कहा, मेरे दोस्तों, लता जल्द ही ऊंची और मजबूत हो जाएगी, जिससे उस लता से हमें नुकसान हो सकता है। तब बूढ़े पक्षी ने थोड़ा खींच कर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? इस लता के सहारे कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी ऊपर आ सकता है, हमें मार सकता है। लेकिन छोटे हंसों ने बूढ़े हंस की एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अभी इस लता के बड़े होने में बहुत देर है। जब बड़ी हो जाएगी तब देख लेंगे। सयाने हंस ने उन्हें समझाना चाहा, इस समय लता काफ़ी कोमल है, तुम आसानी से इसे काट सकते हो। बाद में ये मोटी और सख्त हो जाएगी तो इसे काटना मुश्किल होगा। देखेंगे देखेंगे, पक्षियों ने कहा। उन्होंने लता नष्ट नहीं की और सयाने हंस की सलाह भी भूल गए। लता धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच गई। वह एक मोटी रस्सी जितनी मजबूत हो चुकी थी। एक दोपहर जब हंस भोजन की तलाश में गए हुए थे तो एक शिकारी वहां आ गया। वह पेड़ पर रहने वाले हंसों को पकड़ना चाहता था। वह लता के सहारे ऊपर चढ़ा और पेड़ पर जाल बिछा दिया। शाम को अंधेरा होने पर हंस लौटे तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया। ज्यों ही वो पेड़ पर बैठे, सभी जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बचाओ बचाओ, हम पकड़े गए हैं, वे चिल्लाए। सामने बूढ़े पक्षी ने फटकारा, अब क्यों शोर मचा रहे हो? कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वह बोले, हमें माफ़ कर दें, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। उसने कहा, तो सुनो, शिकारी मरे हुए पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नीला सियार। अचानक उसने कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक रंगसाज के घर में घुस गया। घर के आंगन में नीले रंग से भरा टब पड़ा था। सियार उसमें गिर पड़ा। वह कुत्तों के लौटने तक उसी में छिपा रहा। जब वह टब से निकला तो अपना नीला रंग देखकर हैरान रह गया। वह काफ़ी अलग दिख रहा था। वह झट से जंगल की ओर चल दिया। उसे देख देख कर जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्होंने नीले रंग का विचित्र सा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर सियार के दिमाग में एक योजना आई। उसने सभी जानवरों से कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ और बात सुनो। हिचकते हुए एक एक जानवर उसके पास जाने लगा। सियार बोला, डरो मत, ईश्वर ने मुझे
तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। मैं तुम सब की रक्षा व देखभाल करूंगा। सभी जानवरों ने उस पर विश्वास कर उसे अपना राजा मान लिया। सियार ने शेर को अपना मंत्री, चीते को सहायक और भेड़िए को दरबान नियुक्त किया। वे सब राजा को अच्छा अच्छा भोजन भेजते। सियार खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन सियार ने सभी जानवरों की सभा बुलाई थी। तभी थोड़ी दूरी पर शोर सुनाई दिया। सियारों का एक झुंड हुआ हुआ की आवाज़ें निकाल रहा था। अपने साथियों की आवाज़ सुनकर सियार बहुत प्रसन्न हुआ। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भूल गया कि वह अब राजा है। वह भी मुंह ऊंचा करके जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। जल्द ही सारे जानवर जान गए कि उसका राजा कोई और नहीं, सिर्फ एक सियार है, जो बहुत समय से उन सबको ठगता जा रहा था। वे सब गुस्से में आकर उसके पीछे भागे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह वहीं मारा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो तुम नहीं हो वह बनने की कोशिश मत करो। सादा पेड़। दो दोस्त रवि और राजीव स्कूल से घर जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी और गर्मी के दिन थे। दोनों को भूख भी लगी थी और प्यास भी। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक मैदान था। उस मैदान में एक बड़ा और घना पेड़ लगा हुआ था। वे दोनों जाकर उसकी छाया में बैठ गए। उन्होंने अपना अपना बस्ता उतार कर नीचे रखा। आज उनकी परीक्षा थी। स्कूल में अपना लंच खाने का समय भी उन्हें नहीं मिल पाया था। दोनों ने अपना लंच बॉक्स निकाला और खाना खाने लगे। तभी रवि ने ऊपर की ओर देखकर पूछा, राजीव, यह कौन सा पेड़ है? इस पर कौन से फल लगते हैं? राजीव ने उत्तर दिया, यह एक सादा पेड़ है, इस पर कोई भी फल नहीं उगते। तभी रवि मुंह बनाकर बोला, अच्छा, यह सादा पेड़ है, कोई फल ही नहीं उगते इस पर, यानी यह एक बेकार पेड़ है। ये बड़ी बड़ी पत्तियां और ये मजबूत तना किस काम के? राजीव को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तुम क्या कह रहे हो रवि? यह पेड़ किसी काम का नहीं है, और तुम जो इस समय धूप से बचकर यहाँ बैठे हो, उसका क्या? यह ठंडी छाया तुम्हें कौन दे रहा है? कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती मेरे दोस्त। हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग ज़रूर होता है, समझे? रवि तो यह बात समझ गया, पर क्या आप समझे? तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग ज़रूर होता है। कभी कभी हम केवल किसी चीज़ की बाहरी उपयोगिता, जैसे फल देना, सुंदर दिखना आदि को देखकर उनके मूल्य को तय कर देते हैं, लेकिन असल में उसकी उपयोगिता किसी और रूप में भी हो सकती है। जैसे इस कहानी में पेड़ ने उन बच्चों को धूप से बचाकर ठंडी छाया दी, जिससे वे आराम कर पाए। शरारती बंदर। एक बार किसी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। पास ही दो बढ़ई काम कर रहे थे। वे आरी से लकड़ी का बड़ा लट्ठा चीरने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर को खाने का समय हुआ तो वे अधूरा काम छोड़कर खाना खाने के लिए उठ गए, पर उन्होंने जाने से पहले लट्ठे के चीरे में एक लंबी कील फंसा दी, ताकि वापस आकर उसे चीरने में मुश्किल ना हो। मंदिर के बरामदे के साथ वाली दीवार पर बंदरों का एक दल रहता था। ज्यों ही बढ़ई वहाँ से हटे, वहाँ कुछ बंदर आ पहुँचे और लट्ठों पर उछल उछल कर खेलने लगे। उनमें से एक बंदर काफ़ी नटखट और धृष्ट था। उसका ध्यान लट्ठे से निकली लंबी कील पर जा पड़ी। वह
एक भी क्षण सोचे बिना लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया और कील निकालने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर कील तो खींच ली, पर उसकी पूंछ लट्ठे के दोनों हिस्सों में फंस गई। वह दर्द से चिल्लाया और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज़्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज़ दर्द होता। उसके दोस्तों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद बढ़ई खाना खाकर लौटे तो बेचारे बंदर को चीखते चिल्लाते सुना। उसकी हालत खराब हो गई थी, पूंछ से काफ़ी खून निकल रहा था। उन्होंने झट से पूंछ निकालकर शरारती बंदर की जान बचाई। बंदर की पूंछ पर चोट तो आई थी, पर उसे सबक मिल गया था कि बिना मतलब दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिना किसी उद्देश्य के कोई काम मत करो। बेवकूफ़ गधा। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक धोबी रहता था। वह काफ़ी स्वार्थी और निर्दयी था। उसके पास एक गधा था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कपड़े लाद कर ले जाता था। गधा दिन रात कड़ी मेहनत करता था, पर मालिक उसे कभी भरपेट खाना नहीं देता था। नतीजतन गधा दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। अब धोबी को चिंता होने लगी, पर वह गधे की खुराक पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। उसने गधे को खाना खिलाने का नया तरीका खोज लिया। वह कहीं से चीते की खाल ले आया और उसे गधे के आसपास लपेटकर उसे पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। खेत के मालिकों को लगा कि सचमुच वहाँ कोई चीता घुस आया है। वे डर के मारे खेतों से भाग खड़े हुए। अब तो गधा हर रात चीते की खाल में खेतों में घुस जाता और पेट भर कर खाता। जल्दी ही वह मोटा और ताज़ा हो गया। उसका धोबी खुश था कि उसे गधे पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। पर खेतों के मालिक काफ़ी परेशान थे। गधा हर रात उनकी काफ़ी फसल बर्बाद कर देता था। एक खेत के मालिक ने यह तय किया कि वह चीते को मार देगा। वह हल्के भूरे रंग का कंबल लपेटकर खेत के कोने में छिप गया और हाथ में धनुष बाण ले लिया। अगली रात जब गधा खेत में आया तो उसने कंबल में लिपटे व्यक्ति को गधा समझ लिया। अपने साथी को वहां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से रेंकने लगा। रेंकने की आवाज़ सुनते ही खेत का मालिक पहचान गया कि हो न हो खाल में गधा छुपा है। उसका डर निकल गया। उसने गधे पर तीरों की बौछार कर दी। गधा बुरी तरह घायल हो गया और दर्द से तड़पते हुए जान दे दी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हड़बड़ी मत मचाओ। कुछ भी कहने या करने से पहले सोचो। बुद्धिमान केकड़ा और चालाक बगुला। किसी वन में एक विशाल सरोवर था। उसमें अनेक पानी के जीव रहते थे, पर ज़्यादातर थीं मछलियाँ। पास ही पेड़ पर एक बगुला भी रहता था। बगुला मछलियों का शिकार किया करता था, पर अब वह बूढ़ा हो गया था, इसलिए पहले की तरह मछलियों का शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन बगुला सरोवर के निकट आकर रोने लगा। उसे ज़ोर ज़ोर से रोते और आंसू बहाते देख मछलियाँ और केकड़े हैरान थे। अचानक एक केकड़े ने पास आकर कहा, अरे मामा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या आज मछलियों का शिकार नहीं करोगे? इस पर बगुले ने कहा, नहीं भाई, अब मुझे सद्बुद्धि आ गई है। मैंने मछलियों का शिकार करना बंद कर दिया है। मैं तो अब पत्ते और फल खाकर गुजारा कर रहा हूँ। भला बिना बात मछलियों को मारकर पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन मामा, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो? आंसू क्यों बहा रहे हो?
केकड़े ने जानना चाहा। असल में बात यह है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि इस साल वर्षा कम होने वाली है। इस सरोवर में तो वैसे ही पानी कम है, वर्षा ना होने से तो एकदम सूखा पड़ जाएगा। फिर इस सरोवर में रहने वाले जीवों का क्या होगा, सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बगुले ने दुखी होकर बोला। केकड़े ने यह बात सुनी तो वह एक दिन बातों बातों में उसने सारी मछलियों को भी सब कुछ बता दिया। सुनकर मछलियां घबरा गईं। सारी मछलियां और केकड़े मिलकर बगुले के पास गए और पूछा, अब आप ही बताइए इस समस्या का समाधान क्या है। बगुला बोला, यहाँ पास ही एक बहुत बड़ी झील है, तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। इस पर भला मछलियों को क्या आपत्ति हो सकती थी। केकड़े ने मछलियों को समझाया, देखो बगुले का स्वभाव तो ऐसा नहीं है, यह कुछ ज्यादा ही हमारा हितैषी बन रहा है, इसलिए मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन मछलियों ने उसकी बात नहीं सुनी। बगुला रोज एक मछली को चोंच में दबाकर ले जाता और दूर एक चट्टान पर पटक कर मार डालता और खा जाता। ऐसे एक एक करके कई दिन बीत गए। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा तुम एक एक करके इतनी मछलियां वहां ले गए, पर मुझे तो ले नहीं गए, भला मुझे कब ले जाओगे। आखिर बात तो सबसे पहले तुम्हारी मुझसे ही हुई थी ना। बगुले ने सोचा, अभी तक तो रोज मछलियां खाता हूं, आज स्वाद बदलने के लिए केकड़े को खा लूंगा तो क्या बुरा है। उसने केकड़े से कहा, ठीक है चलो मेरे साथ चलो। बगुले ने केकड़े को गर्दन पर बिठाया और चल पड़ा। जब वह उड़ता हुआ जंगल की ओर गया तो केकड़े को दूर एक चट्टान दिखाई पड़ी। उस पर मछलियों के डैने बिखरे हुए थे। वह समझ गया। फिर भी उसने बगुले को कहा, मामा वह झील तो नजर नहीं आ रही, अभी हम कितनी दूर हैं, हम कब तक वहां पहुंचेंगे। बगुले ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, सुनो भाई केकड़े, वह झील कहीं नहीं है। मैं सब मछलियों को एक एक करके इस चट्टान पर लाकर खा जाता हूं। आज तुम्हें खाऊंगा। तुम सचमुच मूर्ख हो जो तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। केकड़ा बोला, हाँ मामा, मैंने मूर्खता की जो तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मूर्ख तो तुम भी हो कि अपनी योजना पहले से बता दी, अब भुगतो। उसी समय केकड़े ने अपने दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। कष्ट से छटपटाता हुआ बगुला जमीन पर आ गिरा और मर गया, पर केकड़ा उसकी गर्दन पर था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसी समय केकड़े ने दौड़कर सरोवर में रहने वाली मछलियों को पूरा किस्सा सुनाया। सबने केकड़े की बहादुरी की तारीफ की। आखिर अपनी समझदारी और बहादुरी से उसने दुष्ट बगुले को छका दिया। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अंधविश्वास विनाश का कारण बनता है, समझदारी और सतर्कता ही जीवन की रक्षा करती है। तीन मछलियां। बहुत बड़ी झील में तीन मछलियां रहती थीं। वे तीनों पक्की दोस्त थीं, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थीं। उसमें से एक बहुत सयानी थी। वह हमेशा सोच विचार करके ही कोई फैसला लेती थी। दूसरी मछली सयानी नहीं थी, लेकिन मुश्किल पड़ने पर कोई ना कोई हल निकाल ही लेती थी। वह बड़ी बेपरवाह जिंदगी जीती थी। तीसरी मछली किस्मत में विश्वास रखती थी। वह हमेशा कहती थी, जो होना है वह तो होगा ही, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन सयानी मछली पानी में खेल रही थी। उसने दो मछुआरों को आपस में बात करते सुना। यह मछली देखो कितनी बड़ी है, यह झील तो बड़ी मछलियों से भरी पड़ी है, कल हम इन्हें पकड़ने आएंगे। वह जल्दी जल्दी अपनी सहेलियों के पास गई और यह खबर दी। उसने सुझाव दिया, हमें इन मछुआरों के आने से पहले
यह जगह छोड़ देनी चाहिए। पास ही एक नहर है, उसके रास्ते हम दूसरी झील में जा सकते हैं। दूसरी बुद्धिमान मछली बोली, यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? जब मछुआरे आएंगे तो मैं किसी न किसी तरीके से खुद को बचा लूंगी। किस्मत में विश्वास रखने वाली मछली बोली, मैं तो जन्म से इसी जगह हूँ, मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। जो होता है होने दो। बुद्धिमान मछली कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वह झील छोड़कर चली गई। अगली सुबह मछुआरे आए और जाल लगा दिया। वे दोनों मछलियाँ भी दूसरी मछलियों के साथ पकड़ी गईं। समस्या का हल निकालने वाली मछली ने बचने का तरीका सोच लिया। उसने यूं दिखावा किया मानो मर गई। मछुआरे ने उसे मरा समझकर पानी में फेंक दिया, लेकिन भाग्य पे भरोसा करने वाली मछली जाल में ही उछलती रह गई। वह बच नहीं सकी। मछुआरे ने सारी मछलियां टोकरी में डाल दी, वे सब मर गईं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। मूर्ख बंदर का किस्सा। एक राजा की एक बंदर से खूब अच्छी दोस्ती थी। राजा उसे इतना प्यार करता था कि उसने उस बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया था। जहाँ कहीं राजा जाता, उसकी मदद के लिए बंदर भी जरूर साथ जाता था। प्रजा को पहले तो यह देखकर बड़ी हंसी आती थी, पर धीरे धीरे सब समझ गए कि राजा का बंदर पर बहुत विश्वास है। कुछ कहने पर हो सकता है कि राजा उल्टा उनसे ही नाराज हो जाए। उस बंदर को राजा ने इस कदर छूट दे रखी थी कि वह उसके महल के अंदर भी बेधड़क आता जाता था। वह राजा का इस कदर आज्ञाकारी था कि उसके मुंह से बात सुनते ही दौड़ पड़ता था। सारे दिन दौड़ दौड़ कर राजा की सेवा करता था। इस कारण राजा का उसके प्रति प्रेम और अधिक बढ़ता जाता था। एक बार की बात है, राजा दोपहर के समय अपने महल में सो रहा था। बंदर राजा के पास ही बैठा हुआ था, उसकी निगरानी कर रहा था ताकि सोते हुए राजा को कोई कष्ट न हो। इतने में बंदर ने देखा कि एक मक्खी कहीं से आई और राजा की छाती पर आकर बैठ गई। बंदर को बहुत गुस्सा आया। वह बड़बड़ाया, भला इस मक्खी की इतनी हिम्मत कि ये मेरे मालिक की छाती पर आके बैठ जाए। उसने मक्खी को उड़ाया तो वह उड़कर फिर से कभी राजा की नाक पर तो कभी सिर पर आकर बैठने लगी। बंदर ने एक बार फिर मक्खी को उड़ाना चाहा, पर मक्खी भी बड़ी ढीठ थी। वह उड़कर फिर से राजा की छाती पर आकर बैठ गई। देखकर बंदर को बड़ा भीषण क्रोध आया। उसने सोचा, यह मक्खी बड़ी ही दुष्ट और मक्कार है, यह ऐसे ही नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बस बंदर ने सोते हुए राजा की बगल में रखी तलवार उठाई और तेजी से मक्खी पर चला दी। इस पर मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उस तलवार से राजा की गर्दन कटकर अलग हो गई। उसी समय उसका प्राणांत हो गया। यह देखकर लोग दुखी हो उठे। उन्हीं में से एक समझदार आदमी ने कहा, देखो इस मूर्ख बंदर को, यह ठीक है कि यह स्वामी भक्त है, राजा का आज्ञाकारी भी, और उसका भला करना चाहता था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण बजाय उसका भला करने के उल्टे इसने राजा की ही जान ले ली। तभी से लोग कहने लगे कि मूर्ख मित्र के बजाय विद्वान शत्रु का होना ज़्यादा अच्छा है। विद्वान शत्रु तो फिर भी आपका भला ही करेगा, लेकिन मूर्ख मित्र तो अकारण जान ही ले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे राजा का स्वामी भक्त और आज्ञाकारी मित्र बंदर ने चाहे अनचाहे खुद उसी की जान ले ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है। एक थी जू एक था खटमल,
एक राजा के महल में एक जू रहती थी। उसका नाम था मंद विशर्पणी। वह राजा के कपड़ों में छिप कर रहती थी और धीरे धीरे जब मौका मिलता राजा का रक्त पी लेती। पर वह ऐसे समय पर अपना काम करती थी जब राजा असावधान होता था, इसलिए राजा को उसके होने का पता ही नहीं चलता था। एक दिन की बात है, मंद विशर्पणी जू कहीं बैठी हुई थी। इतने में एक खटमल आया। उसका नाम था अग्रिमुख। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे को अपने सुख दुख और मन की बातें बता रहे थे। खटमल ने जू से कहा, भाई तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं। राजा के अंतः कक्ष में रहती हो, जब चाहे उसका खून पी लेती हो। भला तुमसे अधिक सुखी कौन होगा। यह सुनकर जू हंसने लगी, बोली, सो तो है। इस पर खटमल ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक रात मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूं और राजा का खून पीकर देखूं कि कैसा लगता है। इस पर जू को गुस्सा आ गया। वह बोली, भाग जाओ अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो, वरना कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस पर खटमल ने कहा, देखो नाराज ना हो, मैंने कई तरह के लोगों का खून पिया है, लेकिन आज तक किसी राजा का खून नहीं पिया। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बस एक बार राजा का खून पीकर देखना चाहता हूँ कि वह कैसा होता है। जू बोली, देखो भाई, मैं राजा के सो जाने पर धीरे धीरे उसका खून पीती हूँ ताकि उसे पता ना चले, पर तुम तो अधीर हो। तुम जब भी खून पियोगे तो राजा ज़रूर परेशान हो जाएगा और वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्यों बेकार अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। खटमल बोला, नहीं नहीं, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। जू बोली, पर मुझे तो यकीन नहीं आता, तुम ज़रूर शरारत करोगे और हम दोनों मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या। यह तुम्हारा घर है, यहाँ तो मैं तुम्हारा ही आदेश मानूंगा। खटमल बोला। आखिर जू ने खटमल को भी राजा के कक्ष में रहने की इजाज़त दे दी। पर खटमल वाकई हड़बड़िया था। जैसे ही राजा बिस्तर पर लेटा, उसने उसी समय अपना डंक चुभो दिया। राजा को बड़ी चुभन महसूस हुई। उसी समय वो उठा और उसने अपने सेवकों से कहा, अरे देखो देखो, कोई खटमल है जो मुझे परेशान कर रहा है। उसी समय सेवक दौड़े, पूरा बिस्तर छान मारा। खटमल तो चुस्त था, वह तेजी से भाग गया, लेकिन जू में इतनी चंचलता नहीं थी। वह बेचारी बेमौत मारी गई। पर मरने से पहले जू ने मन ही मन यह बात कही, आज अगर आप किसी बुरे आदमी को आश्रय देते हो तो वही आपकी मौत का कारण बन जाता है। अगर मैं खटमल की झूठी बातों में न आती तो आज मेरी जान न जाती। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बुरे संगत का परिणाम बुरा ही होता है। आओ बरसों मेघा प्यारे। भीषण गर्मी पड़ रही थी। जंगल में चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। प्यासे पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उधर भालू जंगल में सुरक्षित जगह देखकर एक तालाब नुमा गहरा और बड़ा गड्ढा अपने पंजों से खोद रहा था और गुनगुना रहा था, आओ बरसों मेघा प्यारे, भूमि को शीतल कर दो, खेत खलिहान पड़े हैं सूखे, धरती को तुम तर कर दो, हाहाकार मचा पानी का, आकर सबको तर कर दो। शेर सिंह गश्त लगा रहे थे। भालू को गड्ढा खोदते देखकर जंगल के राजा शेर सिंह भालू के पास आए और कहा, क्या कर रहे हो भालू भाई? गाते गाते क्यों जंगल की शोभा बिगाड़ने में लगे हो? भालू हंसा हा 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 और कहा, नहीं महाराज, मैं जंगल की शोभा नहीं बिगाड़ रहा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूं। आप देखिए ना, कितनी गर्मी पड़ रही है और सारे पशु पक्षी पानी की तलाश में
इधर उधर भटक रहे हैं। मैं तो बस बरसात का मौसम आने वाला है, पानी स्टोर करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कितनी गर्मी पड़ रही है, पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। सब पशु पक्षी कितने परेशान हैं। ऐसा करने से पानी स्टोर होगा और सबको पर्याप्त पानी भी मिल जाएगा। भालू भाई, तुमने ये कैसे जाना कि बरसात आने वाली है? शेर सिंह ने कहा। महाराज, चींटियां अपने घर बदल रही हैं, आकाश में सारस झुंड बनाकर उड़ रहे हैं, मोर नाच रहे थे, मेंढक टर्रा रहे हैं। यह सब बारिश के आने के संकेत हैं। मेंढकों के पास गया था और जानना चाहा, क्या बात है मेंढक भाई, बहुत शोर कर रहे हो और खुश भी नजर आ रहे हो? उन्होंने ही तो बारिश के आगमन की सूचना दी है। अच्छा, फिर तो भालू भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अकेले क्यों हो? बिज्जू को बुला लो। अरे महाराज, बिज्जू को फुर्सत कहाँ, वह तो कब्र खोदने में लगा रहता है। शेर सिंह, हा हा हा। राजा शेर सिंह ने भालू की पीठ थपथपाई और खुश होते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे पक्षियों और जानवरों को भी पता चल गया कि भालू नेक काम कर रहा है। कुछ भालू की मदद के लिए आगे आए और उसके साथ मिलकर गड्ढा खोदने में मदद की। उस गड्ढे की साइड पक्की की और नीचे के तले में बालू रेत बिछाकर उस गड्ढे को पतले कपड़े से ढक दिया। कुछ दिन बाद घमासान बारिश हुई और कई दिनों तक चलती रही। अच्छी बारिश से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। बरसाती घास पर बड़ी तादाद में जीव मौजूद थे। हाथी और जिराफ के बच्चे मस्ती कर रहे थे। सूअर के बच्चे भी उछल कूद लगा रहे थे। जुगनू चमक रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सभी जानवरों को मस्ती छाई हुई थी। जानवरों के लिए यह नज़ारा स्वर्गलोक से कम नहीं था। पशु पक्षी सभी मस्ती में विचरण कर रहे थे। मेंढकों की दुनिया में काफ़ी शोर था। गोरिल्ला डरा डरा इधर उधर भाग रहा था। खरगोश गोरिल्ला को देखकर हंसने लगा और कहा, तुम्हें क्या हुआ गोरिल्ला भाई, क्यों भाग रहे हो? देखो कितना सुहाना मौसम है, आओ नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे। मैं सबको इकट्ठा करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं, गोरिल्ला ने कहा। अरे, भीगी धरती पर कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। देखो काले बादल कैसे घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं। उधर हाथी खुशी की वजह से चिंघाड़ रहे थे। बारिश की वजह से सबको पर्याप्त जल पीने को मिल रहा था। शेर सिंह दूर से ही ये देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे बरसात ने चारों ओर रौनक कर दी और भालू ने बहुत अच्छा काम किया। जंगल में चारों तरफ खुशहाली छाई थी। जानवर के बच्चे खुश थे। सारे जानवर के बच्चों को इस रेनी डे पर भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज्ज़ा खाना था। शेर सिंह ने देखा और बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, जाओ बच्चों, आज की दावत मेरी तरफ से, लेकिन मैं फास्ट फूड के सख्त खिलाफ हूँ। आज खा लो, इसके बाद कभी नहीं। बच्चे खुश हो गए। सब गाने लगे। बारिश आई छम छम, लेकर छतरी निकले हम, मिलकर मौज मनाएंगे, भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज्ज़ा खाएंगे। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बंदर नदी के किनारे खड़े जामुन के पेड़ पर रहता था। पेड़ पर हमेशा मीठे रसीले जामुन लगे रहते। बंदर मजे से वही जामुन खाकर अपना पेट भरता। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला और सुस्ताने के लिए पेड़ के पास आ गया। उसे देखकर पेड़ पर बैठे बंदर ने कहा, श्रीमान, आज तो आप मेरे मेहमान हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ खिलाऊं। लीजिए, आपके लिए मीठे रसीले जामुन पेश हैं। बंदर ने अच्छे जामुन चुनकर तोड़े और मगरमच्छ की तरफ उछाल दिए। मगरमच्छ ने मीठे जामुनों का आनंद लिया। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और शाम को वापस चला गया। फिर तो वह रोज ही नदी किनारे आ जाता। बंदर उसे चुन चुनकर रसीले जामुन खिलाता। इस तरह वे दोनों पक्के दोस्त बन गए।
एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले गया। उसकी पत्नी को जामुनों का स्वाद बेहद पसंद आया। फिर तो मगरमच्छ हर रोज अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, प्रिय, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, जो न जाने कब से इन्हें खा रहा है। तुम उसका कलेजा मुझे क्यों नहीं ला देते? मगरमच्छ यह शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, बंदर मेरा मित्र है, उसे मारकर उसका कलेजा निकालना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी काफ़ी ज़िद्दी थी। वह बार बार मगरमच्छ से यही आग्रह करती रही कि अगर उसे बंदर का कलेजा नहीं मिला तो वह उससे बात नहीं करेगी। मगरमच्छ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अगले दिन वह नदी किनारे पहुंचा। बंदर दोस्त उसका रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, प्यारे दोस्त, तुम इतनी देर से क्यों आए और तुम उदास भी लग रहे हो? क्या बात है? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मेरी पत्नी से कल लड़ाई हो गई। वो नाराज़ हो रही थी कि मैंने तुम्हें कभी खाने पर क्यों नहीं बुलाया। वह तुम जैसे प्यारे मित्र और सहायता करने वाले दोस्त से मिलने को बेताब है। तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए। बंदर ने मगरमच्छ की कहानी पर विश्वास कर लिया और जाने की हामी भर दी। लेकिन बोला, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना नहीं आता। मगरमच्छ झट से बोला, चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। जब वे नदी के गहरे पानी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर को यह सुनकर झटका तो लगा, पर वह शांत बना रहा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, प्यारे, पहले बताना था ना, मैं अपना कलेजा ले आता। जल्दबाजी में मैं कलेजा तो उसी पेड़ पर भूल आया। चलो पेड़ पर वापस चलें। मूर्ख मगरमच्छ उसे फिर से जामुन के पेड़ तक ले गया। ज्यों ही वे वहां पहुंचे तो चतुर बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर पहुंच गया। पेड़ पर सुरक्षित होने के बाद उसने मगरमच्छ से कहा, अब तुम अकेले घर जाओ। जाकर अपनी दुष्ट पत्नी से कहो कि उसका पति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। मगरमच्छ अपनी करनी पर शर्मिंदा था। वह उदास था और निराश होकर घर लौट गया। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विपरीत समय में अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने वाले फायदे में रहते हैं। पक्षी व मूर्ख बंदर। एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था। इसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी घोंसले बनाकर रहा करते थे। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षा की बूंदों व सूरज की धूप से सुरक्षित रखती थी। एक दिन आकाश में बादल छा गए। वह देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसलों में जा छुपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कुछ बंदर पानी से भीग गए और पेड़ के नीचे बैठे सब ठंड से कांपने लगे। उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाइयों, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में इस तरह ठिठुरना ना पड़ता। हालांकि हम छोटे हैं, पर फिर भी अपनी चोंच से घोंसलों के लिए तिनके बटोरते हैं। तुम्हें तो भगवान ने दो दो हाथ पैर दिए हैं। तुम तो आराम से अपना घर बना सकते हो। यह सर्दी, गर्मी व धूप से तुम्हारी रक्षा करता। बंदरों को पक्षियों की यह सलाह पसंद नहीं आई। वे चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वह यह सोचकर क्रोधित होने लगे कि ये नन्हे जीव हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं।
हमें सबक सिखाते हैं क्योंकि उनके पास अपना घर है। उनमें से एक बंदर बोला, बारिश रुकने दो, हम तुम्हें बताएंगे कि अपना घर कैसे बनाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, बंदर पेड़ पर चढ़ गए। वह सभी पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए। वो नन्हे बच्चों को पेड़ से ढकेल दिया। बेचारे पक्षी बंदरों का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे यहाँ वहाँ उड़ने लगे। उन्हें पछतावा व एहसास हुआ कि मूर्ख बंदरों को सलाह नहीं देनी चाहिए थी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब तक मांगी या पूछी ना जाए, कोई सलाह मत दो। नादान गधा। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए एक गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर आते देखा, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने की खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है, मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूं, पर मालिक के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दो। उसे नुकसान होगा तब मेरी कदर पता चलेगी। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्तें लगाकर अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। पर अड़ियल कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, तुम कृपया मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल व कदर करनी चाहिए? गधा काफी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने नहीं गया। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा जोर जोर से रेंग रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया। वह अपना आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपना काम करो और बिन मांगे सलाह मत दो।